शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि आप 91.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। इस रेडियो पर हम जहां एक तरफ सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं, तो साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम समय समय पर जानकारियां लेकर आते रहते हैं। तो विद्यार्थी हित में एक ऐसी ही जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आरुषि, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनकी जानकारी का आज का विषय है तुलनात्मक राजनीति का महत्व, अर्थ और विकास। तो आरुषि, आपका स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की आवाज हेलो हल्द्वानी, जिसे आप 91.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। मैं हूं आपके साथ आरुषि, राजनीति विज्ञान विभाग से। आज हम लोग चर्चा करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के 4th पेपर तुलनात्मक राजनीति एवं संस्थाएं, जिसका कोड है MAPS 504। आज हम इसके सिलेबस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे कि जो इसकी रूपरेखा है हमें वो समझ में आ जाए। तो जो इसकी यूनिट 1 है हमारी सिलेबस का जो पेपर है तुलनात्मक राजनीति एवं संस्थाएं, तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट में है तुलनात्मक राजनीति, महत्व, अर्थ, क्षेत्र एवं स्वरूप। इसका जो पहली यूनिट है जिसमें इसके अर्थ को, क्षेत्र को, महत्व के बारे में बात की है। तो अभी जैसे हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से क्यों हमें तुलनात्मक राजनीति पढ़नी पड़ रही है, इसका क्या महत्व है और इसका विकास किस तरह से हुआ है। अगर हम परंपरागत जो राजनीति थी वो हम पढ़ रहे थे, अचानक से तुलनात्मक राजनीति, और तुलनात्मक क्योंकि अपने आप में एक पद्धति है, तो इसका जो विषय क्षेत्र है वो क्या होगा और इसका जो विकास क्रम है, कब से इसको पढ़ा जा रहा है। जैसे कि हम लोग हमेशा से ये पढ़ते हैं कि इसका जो पहली अरिस्तु से, जो कि हमारे राजनीति विज्ञान के जनक भी रहे हैं, उनके द्वारा जो है 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था और उनको जो है इसका इसी आधार पर, अगर हम विषय वस्तु के आधार पर देखें तो इस विषय के इसी आधार पर उनको श्रेय दिया जाता है कि तुलनात्मक राजनीति जो है इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे और इसको हम और अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम इसकी जो दूसरी यूनिट है जिसमें है कि तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की, जिसमें बात की गई है। अगर हम इनको पढ़ रहे हैं तुलनात्मक राजनीति, तो परंपरागत उपागम क्या थे, तो उसमें जैसे कि हमने देखा है कि प्रधानता वर्णनात्मक ये रहा है, इसकी जो विशेषताएं रही हैं ये वर्णनात्मक रहा है। इसका जो क्षेत्र रहा है वो संकीर्ण रहा है और स्थिर रहा है, आदर्शीकृत अध्ययन रहा है। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ जो कुछ भी बातें होती थी तो वो आदर्शों तक ही, मतलब कि ये होना चाहिए, यहीं तक हमारा इनका अध्ययन जो है वो रह गया था। इसमें दार्शनिक पद्धति को अपनाया गया था। अगर हमको कोई भी अध्ययन करना है तो उसके लिए हम जो है कुछ पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो उसी में इनके द्वारा जब परंपरागत उपागम हुआ करता था तो उसमें जो भी विचारक थे तो उनके द्वारा दार्शनिक पद्धति को अपनाया गया, ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया गया, औपचारिक एवं कानूनी विधि, इन सब का जो है इनके द्वारा प्रयोग किया गया। इसके बाद हम लोग 3rd यूनिट देखेंगे। 3rd यूनिट में जो है हम तुलनात्मक राजनीति के जो आधुनिक उपागम हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी आलोचना किन आधारों पर होती है। तो ये हमारा जो सिलेबस है, ये अभी हम यहाँ पर जो बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं तुलनात्मक राजनीति से संबंधित, चाहे वो तुलनात्मक राजनीति का महत्व हो, अर्थ हो, क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे परंपरागत उपागम हो, मतलब कि पूर्व में किस तरीके से इसको पढ़ा जाता था, चाहे वो आधुनिक उपागम जो है आज के दौर उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, और अभी जो है आधुनिक उपागम, फिर हम इनके विकास का देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं। फिर इसके बाद हमारा जो 4th यूनिट है उसमें हम संविधान और संविधानवाद को समझेंगे कि इनमें जिस तरीके से इन्हें एक ही अर्थ में ले लिया जाता है, क्या ये एक अर्थ है या इनमें कुछ अंतर है, अगर अंतर है तो किस प्रकार का है। विभिन्न हम संविधानवाद की विशेषताओं की बात करेंगे, पाश्चात्य जो संविधानवाद है, और इन सब चीजों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। इसके बाद आती है हमारी 5th यूनिट। 5th यूनिट में जो है व्यवस्थापिका। अब ये हम इसी
अभी तक जो हम ये 4th यूनिट तक जो भी तुलनात्मक राजनीति को समझने का जो हमारा सैद्धांतिक पक्ष था, हम उसको समझ रहे थे। अब यहाँ से हम इसका जो है एक व्यवहारिक पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं, अगर हम तुलनात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, तो वो व्यवहारिक तौर पर कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, उसको हम इस आधार पर समझेंगे। जैसे कि व्यवस्थापिका है, तो एक सदनीय, द्विसदनीय व्यवस्थापिका क्या है, व्यवस्थापिका के पतन के बारे में हम समझेंगे। तो इसमें यहाँ पर हम चीजों को जो भी हमने अभी तक पढ़ा, उसका जो है वो व्यवहारिक तौर पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, हम उसको अब समझेंगे। कार्यपालिका को हम समझेंगे, न्यायपालिका को समझेंगे, एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली को समझेंगे, और संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस तुलनात्मक राजनीति और संस्थाओं का। इसकी जो शुरू की 4th यूनिट है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो है एक बेस बनाने के लिए हमें एक थ्योरी समझाई जाएगी, या हम उस थ्योरी को समझेंगे कि अगर हम ये चीजें पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तुलना करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है, क्यों हमें तुलनात्मक राजनीति पढ़नी पड़ रही है। और इसमें जैसे आप कुछ लास्ट की जो यूनिट्स हैं हम उनमें देखेंगे, तो यही सारी चीजें कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक सदनीय व्यवस्था अच्छी है या द्विसदनीय व्यवस्था अच्छी है। अगर हम एक बिल्कुल सामान्य अध्ययन करेंगे या परंपरागत तरीके से अगर हम अध्ययन करेंगे, तो हम एक सदनीय अध्ययन को ही पढ़ के उसी को हम सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जितनी भी विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, तो इनको हम और ज्यादा गहराई से समझें, उनके गुण को समझें, उनके दोषों को समझें। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा एक वैज्ञानिक हमारे लिए ये अध्ययन हो जाता है। तो अब हम तुलनात्मक राजनीति के हम विकास की बात करेंगे, उसकी उत्पत्ति की बात करेंगे, उसके महत्व को समझने की बात करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का विकास की, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विषय वस्तु के तौर पर यदि हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति कोई नया विषय नहीं है। ये उतना ही पुराना है जितना कि अरिस्तु, उसके बाद मैकियावेली, हॉब्स, मार्क्स, सभी ने इस पद्धति का अपने अध्ययन में प्रयोग किया है। तो अरिस्तु के द्वारा सबसे पहले जो है 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया। अगर अरिस्तु के द्वारा ये काम किया गया, उन्होंने जो है जैसे हमने पढ़ा है, उन्होंने जिस तरीके से शासन का वर्गीकरण किया है, तो इससे चीजें स्पष्ट रूप से हमारे सामने आई हैं। फिर अब हम देखें कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्यों हमने जो है परंपरागत जो हमारा अध्ययन था उसको हमने पीछे छोड़ते हुए हम इस अध्ययन की तरफ बढ़े हैं। इसी के बाद मैं आपको पहले कुछ हम परंपरागत राजनीति शास्त्र को समझेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगी कि हम एक विषय वस्तु के तौर पर तो हम समझ चुके हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध अरिस्तु से है और मैकियावेली, हॉब्स, इन लोगों से है, लेकिन ये विश्वविद्यालयों में और एक विषय के रूप में इसको कब और कैसे पहचान मिली। तो अभी हम समझेंगे कि परंपरागत जो राजनीति शास्त्र है वो किस तरह से हमें उसमें बदलाव की आवश्यकता और क्यों हमें आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब तक हम इसकी विशेषताओं को, परंपरागत राजनीति शास्त्र की विशेषताओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम आधुनिक जो हमारा राजनीतिक विज्ञान जिसे हम पढ़ रहे हैं और जिसके अंदर हम तुलनात्मक राजनीति को समझ रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। इसकी जो अध्ययन प्रणाली है वो इतिहासवादी मतलब हिस्टोरिकल रही है, उसका दर्शन प्रधान रही है और घटनाक्रमी रहा है। जैसे कि हमने देखा ही है कि जितने भी हमारे फिलोसोफर्स रहे हैं पूर्व में, उनका जो फोकस रहा है वो इतिहास से रहा है। उनका ये कहना था कि अगर आप किसी भी देश के राजनीति को समझना है तो आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसके इतिहास को नहीं समझेंगे। और दर्शन का उसमें प्रधान रहा है, और दर्शन इसके अलावा परंपरागत राजनीति शास्त्र का जो केंद्र रहा है वो राजनीति एवं सरकारी संस्थाओं का ही रहा, और इसमें जो है कानूनी और दार्शनिक ढांचे का ही अलग अलग तरीके से अध्ययन किया गया। इसका जो अध्ययन का दायरा रहा वो मूलतः जो है पश्चिमी जो जनतांत्रिक देश और उनमें प्रधानता जो अमेरिका था उसी के राजनीतिक और सरकारी संस्थाओं तक सीमित रहा है। परंपरागत राजनीति शास्त्र में तथ्यों के संकलन की बात तो रही है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तथ्यों के संकलन को पूर्णतः नकारा हो। वो लोग उसकी बात करते थे तथ्यों के संकलन की, लेकिन उनके विश्लेषण की आवश्यकता उन्होंने स्वीकार नहीं की।
तो ये है हमारा परंपरागत राजनीति शास्त्र। इसका कुछ मूल विशेषताएं, जैसे कि मूल जो आधार रहा या जिसे कहेंगे कि हम किस तरीके से हमने समझा कि परंपरागत राजनीति शास्त्र में जो है वो पश्चिमी जनतांत्रिक देशों को ध्यान में रखते हुए जो है इनका काम बहुत ही सीमित रहा और तथ्यों का संकलन तो इनके द्वारा किया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी विश्लेषण की आवश्यकता को नहीं स्वीकारा। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एक विषय के रूप में कैसे तुलनात्मक राजनीति जो है अस्तित्व में आई। जब ये विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीति विज्ञान की एक शाखा के रूप में लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1960 के दशक से हुआ था। इसी दौरान मैक्रेडिस, जिन्होंने की इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने अपनी बुक लिखी स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो ये इनकी जो बुक थी वो 1966 में आई। अब हमको ये भी समझना है, क्योंकि जब हम तुलनात्मक राजनीति का आज हम मतलब शुरुआत है, आज पहला दिन है, हम इसको समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत से ऐसे टर्म्स भी हैं जिनमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हम कोई नया विषय पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है और जनरली हम लोग सबको सिमिलर समझते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये दोनों सिमिलर नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो ये एक संकुचित इसका क्षेत्र है, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। तो हम आगे कभी इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं वो हमें धीरे धीरे इनको ऐसे समझना होगा। तो अब हमें ये समझना है कि जैसे 1960 के दशक में मैंने बताया कि तुलनात्मक राजनीति को एक विषय के रूप में पहचान मिली। ये जो 1960 का दशक था, आमंड और पावेल ने एक उनकी जो बुक थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, तो इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे परंपरागत उपागम से आधुनिक उपागम की तरफ जो होने वाला शिफ्ट था ना, उसके कारणों को उन्होंने उजागर किया है। अब हम 1960 का जो दशक है उसके महत्व को समझेंगे। इसी दौरान जैसे कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस है, उसके द्वारा व्यवहारवादी क्रांति का प्रयोग किया गया। जब इनके द्वारा व्यवहारवादी क्रांति का प्रयोग किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक विषय है व्यवहारवाद, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए अब जो व्यवहारवाद था उनका जो फोकस रहा है वो वैज्ञानिक पद्धति पर रहा, वस्तुनिष्ठता पर रहा, गणनात्मक पद्धति पर उनका विशेष जो है ध्यान रहा। और जो व्यवहारवादी जितने भी रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है कि मैरियम रही हैं, तो इन लोगों का हमेशा से मतलब ये था कि हमें अगर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है तो एक विषय को इंटरडिसिप्लिनरी जिसे हम कहते हैं, तो हमें अप्रोच को बढ़ावा देना होगा, हमें उस स्टडी को बढ़ावा देना होगा इंटरडिसिप्लिनरी। अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी चीजों का क्या महत्व है, इस पर इन्होंने जो है बात की। तो इससे जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एरिया है वो ब्रॉडर होने लगा। और इसमें फिर व्यवहारवादी जितने भी रहे हैं, डेविड ईस्टन रहे हैं, इन लोगों ने कोशिश, उन लोगों का जो विचार रहा वो कुछ इस तरह का रहा कि जैसे एक नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस में जैसे भी रिजल्ट जिस तरीके से आते हैं, जिस तरह से मतलब स्टडी की जाती है, उसी तरीके को हम कैसे जो है पॉलिटिकल साइंस में भी इम्प्लीमेंट करें। अब ये भी समझना है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस में या इस तरह से हम पढ़ते हैं तो हम जो है ह्यूमंस के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी बात की जा रही है, तो वो कंट्रोल उनको नहीं किया जा सकता, हम उनके इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि जिस तरीके से नेचुरल साइंस में चीजें हो रही हैं, ये पॉलिटिकल साइंस और इस तरह के विषय में अगर हम उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से 1960 में हमने देखा कि व्यवहारवादी क्रांति आई, जिससे कि हमारा अध्ययन का जो तरीका है उसमें पद्धतियों में बदलाव आना शुरू हुआ। इसी दौर में एक और बदलाव देखा गया कि विभिन्न जो है एशियाई और अफ्रीकी जो देश थे, जो कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्त हुए थे, अब इन देशों में भी शासन व्यवस्था अपनाई जानी थी। तो अब सवाल ये था, और हमने देखा कि एशियाई और अफ्रीकी देश रहे, उन्होंने जो है पश्चिमी जो देश रहे, अमेरिका है, यूरोप है, इन देशों से जो है वहां की शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो अगर हम लोकतंत्र की बात करें, जितने भी देश थे जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, तो वहां पर संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया।
अब यहाँ पर कैसे तुलनात्मक राजनीति और ये तुलनात्मक पद्धति इतनी रेलेवेंट हो गई, इसको समझना है। इसको समझेंगे हम कुछ ऐसे कि संसदीय शासन व्यवस्था अगर भारत ने अपनाई और संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन में भी थी, दोनों देशों में शासन व्यवस्था एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में जो है कार्य व्यवस्थाएं बहुत अलग तरीके से काम कर रही हैं। तो यहाँ से कि मतलब ये क्या रीजन है, उनका जो कंपैरिजन अब हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि अगर दो देशों में सेम एक ही पद्धति है, उसके बावजूद अगर ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जब तक हम इन दोनों का पॉलिटिकल कल्चर और हर वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की सोसाइटी, उनका बहुत डेप्थ में उनकी हम स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम उनके बीच का जो क्या कारण है उसे हम नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ हम ऐसा तो नहीं होगा कि हम सिर्फ ब्रिटेन की एक ही चीज को देख के हम जनरलाइज कर दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या हुआ कि और ज्यादा जो है ये तुलनात्मक अध्ययन का प्रासंगिकता है वो और ज्यादा बढ़ने लगी। सेम कुछ इसी तरह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, हमारे चुनाव प्रणालियां हैं, हमारी शासन व्यवस्थाएं भले ही एक जैसी हैं, परंतु हमारे यहाँ पर चुनाव प्रणालियों में अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है इसने और ज्यादा जो है तुलनात्मक पद्धति को और तुलनात्मक राजनीति के महत्व को बढ़ा दिया। एग्जाम्पल हमने ब्रिटेन का भी लिया, हमने भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था का लिया, चुनाव प्रणालियों का लिया कि कहीं पर जो है सूची प्रणाली तो कहीं पर जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का अगर प्रयोग किया जा रहा है। हमारे देश में डिबेट इस बात पर हमेशा होती चली आ रही है कि क्यों हमारे द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया, क्यों अध्यक्षात्मक व्यवस्था को हमारे द्वारा नहीं अपनाया गया। जब तुलना हुई दोनों में, दोनों का किस तरीके से समाज में क्या क्या वहाँ की सोसाइटी का रोल क्या रहा, तो जब हमने इन चीजों को बहुत गहराई से समझा तब जाकर हम एक रिजल्ट पर पहुंचे हैं। और अगर हम डिबेट या डिस्कोर्स अगर किसी भी चीज का हो रहा है तो वो तभी हो पा रहा है। इसके अलावा अब जो कंपैरेटिव है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हम जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, और कंपैरेटिव अपने आप में क्या है, ये एक पद्धति है, एक मेथड है ये। तो अगर हम कंपैरेटिव पद्धति का महत्व समझें, क्या इसका महत्व है, तो इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि अगर हमें किसी भी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी है, या इससे क्या होता है कि किसी विषय वस्तु की हमको जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम बहुत डेप्थ में समझ पाते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता चुकी हूँ कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो कि भारत में यदि अपनाई जाए तो कौन सी व्यवस्था उपयुक्त होगी। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि भारत के लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त है, जब हम इन दोनों ही व्यवस्थाओं को समझेंगे, दोनों ही व्यवस्था की आपस में तुलना करेंगे, दोनों ही व्यवस्थाओं की हम गुण दोष उनको अच्छे से उनका एनालिसिस करेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हाँ कौन सी पद्धति हमारे लिए बेहतर है। अब यहाँ पर जैसे कि हाँ आज के समय में एक मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एक व्यवहारिक मैं उदाहरण देती हूँ। आज के समय में अगर हम लोगों को कोई फोन लेना है तो फोन भी हम किस प्रकार लेते हैं, पहले हम उसके उस दो तीन जो फोन मार्केट में है उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं, और उस कंपैरिजन में जो सबसे बेस्ट होता है, कंपैरिजन भी हम किस आधार पर करते हैं, जब उनमें कुछ चीजें सिमिलर होती हैं। ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल ही असमान चीजों की तुलना कर रहे हैं, जब उनमें कुछ सिमिलैरिटी है या कुछ इक्वल चीजें जो होती हैं तो उन्हीं की हम तुलना, उनमें समानता असमानता मतलब ये चीजें होंगी तो हम उनकी तुलना करते हैं। अब ये जिस तरीके से हमारे द्वारा इसको फिर जो फोन हमको बेस्ट लगा, अब हमने 2-3 फोनों की अगर आपस में तुलना की, उनमें हमको लगा कि ये वाला फोन भाई बेस्ट है, तो ये हमको कैसे पता लगेगा, क्योंकि जब हमने उनको जो है देखा इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें कैसी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारा बजट इतना है, इसका बजट इतना है, तो कौन सा जो है इतने बजट में सुटेबल है। तो ये है हमारी बेसिक चीजें। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था अगर होती है तो उस व्यवस्था में हमने देखा कि अगर हमको कौन सी व्यवस्था अपनानी है, कैसे चीजें हम और स्पष्ट रूप से अगर हम चीजों को चाह रहे हैं कि हमारे समक्ष आए, तो उसके लिए हम इस मेथड को अपना रहे हैं। और दूसरा जैसे कि बेहतर व्यवस्था की हमको जानकारी होती है, जैसे कि अगर बहुत सी चुनाव प्रणालियां हैं, हमने देखा एग्जाम्पल अभी हम बता चुके हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, लिस्ट सिस्टम है। अब जैसे कि क्या कहा जाता है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये जो है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होता है, तो इसकी जो है इस आधार पर आलोचना होती है। और लिस्ट सिस्टम जो है ये जो है इसमें अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन इन दोनों को
कहाँ पर और किस व्यवस्था में कैसे अपनाया जाए। तो इसकी जब हम आपस में तुलना करेंगे, किन किन देशों में इनको अपनाना है, उन देशों की पूरी हमें सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना को जब हम देखेंगे, तो जाके मतलब हम एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र की। तो इसका जो विषय क्षेत्र है वो विवादित रहा है, या मतलब इसमें बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियन इसमें रहे हैं। तो इसमें जैसे कि अगर हम सीमा के क्षेत्र के आधार पर देखेंगे, तो जो कि कानूनी और संस्थागत जो दृष्टिकोण है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि कानूनी और जो संस्थागत दृष्टिकोण है, इसके अंतर्गत आ जाता है कि संविधान द्वारा स्थापित जो सरकारी संरचनाएं हैं, राष्ट्रीय सरकारों के आधार, संविधान और इनके क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता है। तो जो हमारा मतलब कानूनी और संस्थागत दृष्टिकोण है, इनके द्वारा जो है इन्हीं चीजों पर फोकस किया जाता है कि संविधान किस तरह से किसी देश का काम कर रहा है, हमारी जो मतलब कि संरचना है वो किस प्रकार काम कर रही है। तो इन्हीं चीजों पर फोकस किया जाता है। दूसरा आता है हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ये फिर एक इनका जो एरिया है वो थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है। उसमें कानूनी व्यवस्था का औपचारिक अध्ययन एवं तुलना जो है पर्याप्त नहीं है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमको जो है एक लीगल एस्पेक्ट है उसी का ही हमको अध्ययन और उसी का ही हमें कंपैरिजन करना है, नहीं, इनका जो एरिया है वो ब्रॉड होता है। जैसे राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार के साथ राजनीतिक व्यवस्थाओं में तुलना करना। तो यहाँ पर जो है अब राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाने लगा। यहाँ पर आज हमने तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र का भी अध्ययन किया। हमने तुलनात्मक राजनीति के हमने विकास से शुरू करते हुए और उसके महत्व को, उसकी आवश्यकता को, तुलनात्मक पद्धति को हमने समझने की कोशिश की। अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो हम तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम को और ज्यादा गहराई से समझेंगे। आज आप लोगों को सिलेबस में क्या क्या आपके शामिल है, इसके विषय में आपको मतलब एक संक्षिप्त रूप से जानकारी दी गई, और बाकी हम अब अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।